तारीख 15 अप्रैल रात के 10:30 बज रहे थे। तीन लड़के जिनके गले में मीडिया कर्मी का कार्ड डाला हुआ था, जैसे ही अतीक और अशरफ पुलिस कर्मियों के बीच मीडिया वालों से कुछ बातचीत करते हैं तो मीडिया वालों के बीच खड़े तीन साधारण से दिखने वाले लड़के एकदम से हैवान बन जाते हैं। पलक झपकते ही तीनों लड़के पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अचानक से हुई इस फायरिंग को देखकर पूरे अस्पताल में खलबली मच जाती है। एक बार के लिए तो वहां खड़े पुलिस वाले के और सभी मीडिया कर्मियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतीक और अशरफ खून से लबालब जमीन पर दिखते हैं और तभी वहीं से एक जोर जोर से आवाज आती है, सरेंडर सरेंडर। दोस्तों, ये कारनामा इतना फास्ट हुआ कि किसी को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, और ये पूरा घटनाक्रम वहां खड़े मीडिया कर्मियों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अतीक और अशरफ दोनों करीब होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को बचा नहीं पाए। वहां खड़े पत्रकारों की माने तो उनका कहना है कि ऐसा हत्याकांड हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ऐसी भी क्या दुश्मनी थी इन तीनों की, इन्होंने पूरी पुलिस फोर्स और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये हमलावर वहां पहुंचे कैसे? कितना टाइम लगा इनको ये प्लान बनाने में, और आखिर अतीक और अशरफ की मौत के पीछे इनका मारने का मकसद क्या था? आखिर क्या हुआ था 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे, और इस अंजाम के पीछे इन तीनों हमलावरों का मकसद क्या था? आपको पूरा डिटेल में बताएंगे एक एक करके। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी हमलावर अपने दुश्मन को मारने के लिए उस पर हर समय दुश्मन की हर एक एक्टिविटी पर नजर या ध्यान रखता है कि कब उसे जेल से बाहर लाया जाएगा, कब उसे गाड़ी में डाला जा सकता है, कब अस्पताल ले जाया जाएगा। और इस पूरे प्लान के दौरान कभी कभी हमलावरों का प्लान फेल भी हो जाता है। वैसा ही कुछ इन तीनों हमलावरों के साथ हुआ। अगर इन्हें पहले ये मौका मिल जाता तो ये इससे पहले ही इन्हें मार देते, क्योंकि इन्हें यह पहले से पता था कि अतीक को अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। लेकिन पहली बार में इन्हें मौका मिल नहीं पाया, और पहली बार में सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। फिर बाद में प्रयागराज कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद एक बार फिर से अतीक को गुजरात के साबरमती जेल पहुंचा दिया गया। अब मौका हमलावरों के हाथ से निकल चुका था, इसलिए अब तीनों हमलावर भी सचेत हो गए थे। इनको अब कैसे भी करके अतीक को मारना था। प्लान भी तैयार कर लिया गया था, और अब अतीक और अशरफ को उमेश मर्डर हत्याकांड में पूछताछ के लिए एक बार वापस प्रयागराज लाना था। कोर्ट का आदेश हो गया, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर अहमदाबाद की साबरमती जेल से अतीक अहमद को और बरेली जेल से अशरफ दोनों को प्रयागराज लाया गया। अब दोनों प्रयागराज पहुंच चुके थे, लेकिन इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि एक तरफ अतीक और अशरफ 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने वाले थे, और वहीं दूसरी तरफ झांसी में एक एनकाउंटर हो गया। यह एनकाउंटर अतीक के बेटे का हुआ था। जब ये बात कोर्ट में अतीक को पता चली तो एक बार के लिए ये दोनों बहुत डर गए थे, और वह रोने भी लग गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये डर सता रहा था कि उनका भी रास्ते में कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि आगे भी यूपी में कई बदमाशों का एनकाउंटर हो गया था। लेकिन पुलिस के द्वारा अभी इनकी पूछताछ होना बाकी थी। अब तीनों हमलावरों का लक्ष्य केवल एक ही था, अतीक और अशरफ। वह केवल हर जगह इन पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, हर चीज को भी फॉलो कर रहे थे। कहाँ कितनी सिक्योरिटी है, कहाँ इनको ले जाया जा रहा है। बाद में तीनों ने सोचा कि पुलिस कस्टडी में और कोर्ट में इन्हें मारना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उस दौरान हर जगह पर पुलिस होगी। कहीं पूरा प्लान फेल ना हो जाए और पूरे किए कराए पर पानी ना फिर जाए। और एक चीज पर अपना दिमाग लगाया, वो थी मीडिया, क्योंकि मीडिया हर जगह पर अपना कैमरा और माइक लिए अंदर घुस जाती है। पुलिस वाले भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। तब उन तीनों हमलावरों ने सोचा कि क्यों ना हम मीडिया वाले बन जाए, क्योंकि मीडिया वाला बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ में केवल एक कैमरा और माइक होना चाहिए, कोई ज्यादा पूछताछ नहीं है और ना ही किसी का डर है, और ज्यादा से ज्यादा एक गले में आईडी कार्ड हो तो बहुत है। ठीक ऐसा ही इन तीनों ने किया। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इन तीनों के पास इतने पैसे कैसे आए, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर के पास जो वीडियो रिकॉर्डर होता है वह भी काफी महंगा होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका लक्ष्य केवल अतीक को मारना था, ना कि वीडियोग्राफी करना। इन्होंने नकली वीडियो रिकॉर्डर लिया। पर एक बात तो आपको भी पता होगी कि जब पहली बार अतीक को अस्पताल लेकर गए थे तब सभी मीडिया रिपोर्टर और वीडियोग्राफर उसकी जस्ट पास थे, एकदम पास से वीडियो शूटिंग कर रहे थे। तब इन्होंने एक बात तो फिक्स कर ली कि बनना है तो मीडिया वाला ही। अब इन्हें अतीक के अस्पताल ले जाने का वेट था। जैसे ही अतीक को अस्पताल ले जाया गया, तीनों हमलावर अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। हाथ में कैमरा, गले में फर्जी आईडी कार्ड डाले और हाथ में एक माइक लेकर तीनों अस्पताल में घुस गए। बाकी तमाम मीडिया वालों के साथ में हमलावर अतीक का बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अतीक बाहर आया, माहौल शोर शराबे में बदल गया। मीडिया वालों की धक्का मुक्की होने लगी। तभी एक हाथ बाहर आया जिसमें पिस्तौल थी, और अतीक की तरफ गोली चला दी। जैसे ही गोली चली, शोर शराबे का माहौल शांति में बदल गया। एक बार के लिए ऐसा सन्नाटा हुआ कि पुलिस समेत सभी मीडिया वाले मौन हो गए, और अतीक खून से लबालब जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह माहौल यहीं नहीं रुका। इसी के कुछ ही पलों में और गोलियां चली। जब तक अशरफ कुछ करता, पुलिस वाले कुछ करते, तब तक एक और मर्डर हो गया।
वह मर्डर था अशरफ का। चारों तरफ से गोलियों की धुआंधार बौछार देखकर पुलिस और मीडिया वाले थर थर कांपने लग गए। उस जगह पर कुछ सेकंड के लिए केवल गोलियों की ही आवाज आ रही थी। वहां पर डर का ऐसा भयानक माहौल देखकर हर कोई कांप जाता है। वहां पर एक हमलावर ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके बाद उन तीनों ने अपनी बंदूक को फेंक अपने आप को सरेंडर के लिए सरेंडर सरेंडर जोर से कहा। पुलिस ने फौरन उन तीनों को दबोच लिया और पुलिस ने मौके वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए। पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों ने बताया कि ये अतीक और अशरफ के गिरोह का सफाया कर राज्य में अपना नाम और पहचान बनाना चाहते थे और इसका फायदा उन्हें भविष्य में जरूर मिलेगा। इन तीनों शूटर हमलावरों का नाम लवलेश, अरुण मौर्य और सनी था। इन पर आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों शूटर यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। अतीक और अशरफ को गोली मारने वाला शूटर लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, जबकि अरुण मौर्य कासगंज का निवासी है। वहीं तीसरा आरोपी शनि हमीरपुर का रहने वाला है। ये पता खुद तीनों आरोपियों ने बताया है। हालांकि पुलिस खुद इन बयानों की वेरीफाई करने में जुट गई है। जब इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो ये तीनों हमलावर एक पल्सर बाइक से वहां पहुंचे थे, जिस पर यूपी 70 M 7337 नंबर की प्लेट लगी थी। लेकिन वह प्लेट भी फर्जी थी, जो कि हीरो होंडा की पुरानी मोटरसाइकिल CD 100 SS की थी। हालांकि पुलिस नंबर प्लेट की भी जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिस्टल इनसे मिली है वह मेड इन तुर्की की है और वह भारत में पूरी तरह से बैन है। अगर हम इस गन की बात करें तो यह लगभग 5 से 6 लाख रुपए की है और यह बात इस केस को पुलिस के लिए बहुत ही पेचीदा बना रही है, क्योंकि ये तीनों एक गरीब फैमिली से थे। इसलिए इनके पास इतनी महंगी गन आई कहां से? क्योंकि ये तीनों अलग अलग जगह से थे, तो इन तीनों को एक करवाने वाला भी कौन था? मतलब कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन है? अब पुलिस उसी मास्टरमाइंड को पकड़ने में जुटी है। अब पुलिस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कितने पुलिसकर्मियों की सिक्योरिटी होने के बाद भी किसी को मार दिया जाता है, तो वाकई में एक लापरवाही से कही जा सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसका मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।